अंतरिक्ष के विशाल शांत रंगमंच में अधिकांश खोजें चुपचाप घटित होती हैं। वे न तो शोर शराबे से और न ही भव्य आतिशबाजी से अपना बोध कराती हैं, बल्कि डेटा में एक हल्की सी हलचल, एक अजीब रीडिंग, एक मामूली विचलन या गलत स्पेक्ट्रम में बहुत देर तक ठहरे रहने वाले प्रकाश के साथ प्रकट होती हैं। 3 नेत्रों वाले एटलस के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहली नज़र में यह महज एक और अंतरतारकीय वस्तु थी, अंतरिक्ष से आया एक और आगंतुक जो अपने काम में व्यस्त था। हमने इन्हें पहले भी देखा है, 2017 में ओमुआमा, 2019 में बोरोस, लेकिन यह अलग था, विशाल, तीव्र, विचित्र। और जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आकाश में मानवता की सबसे शक्तिशाली आंख ने इस ब्रह्मांडीय घुसपैठिए की ओर अपनी दृष्टि डाली, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने प्राकृतिक गति के हर जात सिद्धांत को चुनौती दी। वैज्ञानिकों को वस्तु के आकार से आश्चर्य नहीं हुआ, हालांकि यह पहले के सभी अंतरतारकीय आगंतुकों को बौना कर देता था। इसकी गति भी चौंकाने वाली नहीं थी। यह 1,30,000 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर रहा था, इतनी तेज कि 1 मिनट में पृथ्वी का 5 चक्कर लगा सकता था। नहीं असली खौफ, असली ठंडक, रेंगता हुआ डर। वेब को इसके पीछे जो कुछ दिखाई दिया उससे आया एक चमक, बेतरतीब नहीं, अराजक नहीं, बल्कि मापी हुई, केंद्रित और दिशात्मक। यह किसी धूमकेतु की कहानी नहीं थी। यह बर्फ और चट्टान से टकराकर वापस आने वाली सूर्य की रोशनी नहीं थी। यह कुछ और ही था, एक ऊष्मा चिह्न, एक प्रणोदन पथ, एक निकास। और इसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अगर 3 एटलस थ्रस्ट उत्सर्जित कर रहा है तो यह सिर्फ चल नहीं रहा है, यह दिशा निर्धारित कर रहा है। और अगर यह दिशा निर्धारित कर रहा है, अगर यह अपना मार्ग बदल रहा है, तो कोई या कुछ इसे चला रहा है। हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसकी भयावहता को समझने के लिए आपको न केवल दूरबीन से, बल्कि ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली के बारे में अपनी समझ से भी पीछे हटना होगा। प्राकृतिक खगोलीय पिंड इस तरह व्यवहार नहीं करते। वे कहीं से अचानक प्रकट नहीं होते, न ही वे अब तक निर्मित किसी भी अंतरिक्ष यान से अधिक गति से यात्रा करते हैं, और न ही वे किसी अनुभवी पायलट की तरह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ते हैं। लेकिन 3i एटलस ने ठीक यही किया है। जब इसे पहली बार देखा गया तो इसका प्रक्षेप पथ खगोलविदों द्वारा पहले देखे गए किसी भी पिंड से बिल्कुल अलग था। सूर्य से घिरे धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों की तरह अंडाकार नहीं, बल्कि अतिपर्वलयिक, हमारे सौर मंडल से होकर गुजरने का एकतरफा टिकट, एक ऐसा आगंतुक जिसका रुकने का कोई इरादा नहीं। कम से कम हमने तो यही सोचा था। फिर आकार का अनुमान लगाया गया। ओमुवामुआ की तरह सैकड़ों फीट नहीं, मीलों भी नहीं, बल्कि 6 से 9 मील व्यास का। यह मैनहट्टन के आकार का है, एक गतिशील द्वीप जो अंतरिक्ष में ऐसी गति से घूम रहा है जो हमारे भौतिकी के नियमों को धता बताती है। इतनी बड़ी वस्तु को बिना टूटे कैसे गति दी जा सकती है? हजारों वर्षों और लाखों प्रकाश वर्षों तक इसकी संरचनात्मक स्थिति को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? उत्तर सरल है, आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप प्रकृति की सीमाओं से बंधे न हों। इतनी गति और इतने बड़े पैमाने पर मामूली विचलन भी किसी भी प्राकृतिक वस्तु को टुकड़ों में चकनाचूर कर देगा। लेकिन 3i एटलस टूट नहीं रहा है, यह स्थिर और नियंत्रित है। ग्रहों से टकराने के बावजूद इसकी गति कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। यह वस्तु विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से बिना अपने मार्ग से भटके गुजर गई है। दरअसल ऐसा लगता है कि यह वस्तु प्रत्येक ग्रह के चारों ओर सटीक गणना के साथ चक्कर लगा रही है। इस तकनीक को हम गुरुत्वाकर्षण सहायता कहते हैं। नासा भी इस तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह वस्तु बिना किसी प्रत्यक्ष प्रणोदन के हमसे कहीं बेहतर तरीके से यह काम कर रही है। तभी पूंछ दिखाई दी। यह सूर्य के निकट आने पर धूमकेतुओं द्वारा प्रदर्शित बर्फ और धूल के प्राकृतिक उत्सर्जन जैसा नहीं था। यह वाष्प नहीं थी, यह गर्म दिशात्मक ऊर्जा थी। कोई चीज वस्तु को आगे धकेल रही थी या उसकी गति धीमी कर रही थी। और तभी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी की टीम को यह बात समझ में आई, यह कोई धूमकेतु नहीं है, यह एक वाहन है। तारों में एक सच्चाई छिपी है जो प्रकाश में नहीं बल्कि गति में लिखी गई है। और 3i एटलस एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो अब तक हमने ट्रैक की गई किसी भी प्राकृतिक वस्तु से कहीं अधिक सटीक, अधिक रहस्यमय और अधिक सुनियोजित है। आइए इसके पथ के बारे में बात करते हैं। जब नासा और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में इसके मार्ग का मानचित्रण किया तो उन्हें जो मिला उससे पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। यह वस्तु केवल अंतरिक्ष में यूं ही नहीं चल रही थी, बल्कि एक यात्रा पर थी। सबसे पहले यह मंगल ग्रह के बहुत करीब से गुजरी, इतनी दूरी से कि इसका गहन अवलोकन किया जा सके, लेकिन इतनी दूर से कि गुरुत्वाकर्षण के जाल में न फंसी रहे।
फिर इसने पृथ्वी की ओर अपना मार्ग निर्धारित किया, सीधे नहीं बल्कि एक सुनियोजित चाप में, जिससे यह अवलोकन सीमा के भीतर आ जाए और निकटतम आने के दौरान सूर्य की चकाचौंध में छिप जाए। ऐसा लग रहा था मानो यह वस्तु ब्रह्मांड को ही अपने आवरण के रूप में उपयोग करना बखूबी जानती हो। पृथ्वी के बाद यह शुक्र की ओर मुड़ती है, फिर बृहस्पति की ओर। चारों ग्रह एक ऐसे क्रम में संरेखित होते हैं जो अवलोकन के अवसरों को अधिकतम करते हुए मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करता है। सांख्यिकीय दृष्टि से इस प्रकार का पथ असंभव है। खगोलविदों ने सिमुलेशन चलाए। उन्होंने पाया कि किसी प्राकृतिक वस्तु द्वारा इस सटीक क्रम में इन गतियों पर और इस संरेखण के साथ गुजरने की संभावना 5% से भी कम है। यह प्रकृति नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीका है। और यहीं से चिंताजनक बात शुरू होती है। ये मार्ग ग्रहों की निगरानी के लिए अनुकूलित प्रतीत होता है, न कि उनके निकट से गुजरने या उनसे टकराने के लिए, बल्कि केवल निगरानी के लिए। कल्पना कीजिए कि आप एक परग्रही सभ्यता हैं जो बिना किसी की नज़र में आए सौर मंडल का अध्ययन करना चाहती है। आप ऐसा रास्ता चाहेंगे जिससे कम से कम पकड़े जाने की संभावना के साथ सबसे अधिक डेटा एकत्र हो सके। 3IE एटलस ठीक यही कर रहा है। यह वस्तु अंधाधुंध नहीं भटक रही है, यह जासूसी कर रही है। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, इसके आगमन का समय। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3II एटलस ने लगभग 8000 साल पहले हमारी ओर अपनी यात्रा शुरू की थी, ठीक उसी समय जब मानव सभ्यता का उदय शुरू हुआ था। तभी हमने पहले शहर बसाए, कृषि की खोज की भाषा विकसित की। और अगर यह वस्तु भेजी गई थी तो यह संयोगवश नहीं थी, यह उसी के जवाब में थी। कई सालों से हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इंतजार कर रहे थे कि वह वो कर दिखाए जो कोई और टेलीस्कोप नहीं कर पाया, पहले से कहीं ज्यादा गहराई दूर तक और साफ साफ देख पाए। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह हमारे सौर मंडल में उड़ती हुई किसी चलती हुई मशीन को पकड़ लेगा। फिर भी ठीक यही हुआ। जब वेब ने अपनी अवरक्त दृष्टि को हमारे एटलस की ओर मोड़ा तो शुरुआती डेटा अजीब लगा। एक चमक थी, परावर्तन नहीं बल्कि एक ऊष्मीय उत्सर्जन, कुछ गर्म, कुछ स्थानीयकृत, कुछ निर्देशित। स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण से पता चला कि यह बर्फ से निकलने वाली गैस नहीं थी। यह एक स्थिर उत्सर्जन था, जैसे किसी आयन इंजन या कम थ्रस्ट वाले प्रणोदन तंत्र की हल्की सी लकीर। यह सममित, निरंतर और किसी भी झात धूमकेतु के व्यवहार से पूरी तरह असंगत था। नासा ने इसकी घोषणा नहीं की, जाहिर है उन्होंने नहीं की, लेकिन आंतरिक मेमो लीक हो गए। वेब ने वस्तु के पिछले हिस्से के एक क्षेत्र से ऊष्मा स्पंदनों का अवलोकन किया था। ये स्पंदन हर 19 सेकंड में दोहराए जाते थे और प्रत्येक स्पंदन से प्रक्षेप पथ में एक मापने योग्य परिवर्तन होता था। यह केवल प्रणोदन नहीं था, यह दिशा परिवर्तन, नियंत्रण और दिशा निर्देशन था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ऊर्जा से नहीं बल्कि पदार्थ से सामने आई। उस चमक के भीतर अतिचालक तत्वों के अंश मौजूद थे। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में नहीं पाए जाते, कम से कम इस रूप में तो नहीं। ऐसे तत्व जिनकी विद्युत चुंबकीय प्रोफाइल प्राकृतिक खनिजों की तुलना में कृत्रिम संरचनाओं से अधिक जुड़ी होती है। और अचानक वेब टीम ये नहीं पूछ रही थी कि क्या ये कोई एलियन है, वे ये पूछ रहे थे कि ये कब से हमें देख रहा है और उस चमकती लकीर के पीछे ये क्या छिपा रहा है। एवी लोबे जैसे वैज्ञानिकों ने दशकों से चेतावनी दी है कि शायद हम ही देखने वाले नहीं हैं। शायद ब्रह्मांड के प्रति हमारी सारी जिज्ञासा के चलते हमें उससे कहीं अधिक समय से देखा जा रहा है जितना हमने स्वीकार करने की हिम्मत की है। और 3 एटलस शायद पहला ऐसा मामला हो सकता है। इसका अकाट्य प्रमाण है, इसका व्यवहार यादृच्छिक नहीं है, इसका पथ अव्यवस्थित नहीं है, इसका उत्सर्जन प्राकृतिक नहीं है और अब इसका त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं है। इस वस्तु की हर चीज किसी सुनियोजित योजना का संकेत देती है। इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री से लेकर इसके समय और इसके छलांगों तक सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन इससे भी अधिक रहस्यमय है इसकी खामोशी। कोई संदेश नहीं, कोई अभिवादन नहीं, संपर्क करने का कोई स्पष्ट प्रयास नहीं। यह रात के आकाश में एक भूत की तरह विचरण करती है, केवल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम इसे देखने के लिए पर्याप्त उन्नत हो गए हैं। मानो इसके रचनाकारों को पता था कि हम अब इसे देख रहे होंगे। मानो उन्होंने इसे बोलने के लिए नहीं बल्कि हमें परखने, हमारी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने, हमारी प्रतिक्रिया का नक्शा बनाने और हमारे खतरे का आकलन करने के लिए भेजा हो। और शायद सबसे भयावह बात यह है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 3 एटलस ही एकमात्र नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ओमुआमुआ खोजी था तो 3 एटलस प्रहरी हो सकता है। वह जांच जो पहला संदेश मिलने के बाद आती है, जो धीमी गति से चलती है, गहराई से देखती है और पीछे नहीं हटती। जैसे जैसे खगोलविद 3 एटलस के पीछे दिखाई देने वाली प्रणोदन जैसी चमक का विश्लेषण करते रहे, एक नई विसंगति सामने आई।
एक ऐसी घटना जिसने न केवल उम्मीदों को धता बताया बल्कि न्यूटन के भौतिकी के मूल सिद्धांतों को भी चुनौती दी। सामान्यतः इतनी गति और पैमाने पर प्रणोदन उत्पन्न करने वाले किसी भी द्रव्यमान से एक मापने योग्य तरंग संवेग में परिवर्तन गतिज ऊर्जा में कमी और ऊष्मागतिकीय लागत उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन 3 एटलस धीमा नहीं हो रहा था, यह थोड़ा तेज हो रहा था। हाँ, लेकिन यह निर्विवाद था कि इस बल का उपयोग किसी चीज को तोड़ने या स्थिर करने के लिए नहीं किया जा रहा था, यह केवल धक्का दे रहा था। और फिर भी इसके बावजूद वस्तु ने पूर्ण संरचनात्मक सामंजस्य बनाए रखा, जिसमें कोई कंपन, कोई विघटन और घर्षण या प्रतिक्रियात्मक बल से कोई ऊष्मीय विकृति नहीं दिखी। JPL और ESA के वैज्ञानिकों ने आयन ड्राइव से लेकर परमाणु स्पंदन और प्रतिपदार्थ इंजनों तक सभी जात प्रणोदन मॉडलों का उपयोग करके सुपर कंप्यूटरों में इस घटना का अनुकरण करने का प्रयास किया। कोई भी मेल नहीं खाया। जेम्स वेब द्वारा देखे गए दृश्य के लगभग समान एकमात्र परिदृश्य में वैक्यूम फील्ड मैनिपुलेशन नामक एक सैद्धांतिक प्रणोदन विधि शामिल थी। एक ऐसी प्रणोदन प्रणाली जो पदार्थ पर दबाव नहीं डालती बल्कि वस्तु के पीछे अंतरिक्ष क्षेत्र को ही मोड़ देती है, जिससे एक दबाव अंतर उत्पन्न होता है जो इसे घुमावदार कांच पर पानी की बूंद की तरह आगे बढ़ने देता है। यह तकनीक इतनी उन्नत है कि यह केवल भौतिकी पत्रिकाओं और क्वांटम प्रयोगशालाओं की कल्पनाओं में ही मौजूद है। यदि यही वह चीज है जो 3i एटलस को शक्ति प्रदान कर रही है, तो यह न केवल अलौकिक है बल्कि न्यूटन के बाद की तकनीक है। एक ऐसी मशीन जो न केवल हमसे दशकों आगे है बल्कि हजारों वर्षों आगे है। एक ऐसा यान जिसे आप सौर मंडल का दौरा करने के लिए नहीं बनाते, आप इसे उस पर महारत हासिल करने के लिए बनाते हैं। जैसे जैसे रहस्य गहराता गया, कई वेधशालाओं के क्रिप्टोग्राफरों और खगोल भौतिकविदों की एक टीम ने 3 एटलस रॉकेटों के पिछले हिस्से से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों का विश्लेषण करना शुरू किया। जहां अधिकांश विश्लेषक प्रक्षेप पथ और तापीय प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वहीं एक विश्लेषक ने शोर में छिपी एक गहरी चीज एक पैटर्न को देखा। ये तरंगें केवल लयबद्ध नहीं थीं, वे कोडित थीं। हर एक ऊर्जा विस्फोट एक जैसा नहीं था। उनमें मॉड्यूलेशन थे, समय आयाम और आवृत्ति में सूक्ष्म बदलाव थे, मानो आग में लिपटी बाइनरी फुसफुसाहट हो। तेज रेडियो तरंगों को डिकोड करने के लिए मूल रूप से डिजाइन किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पैटर्न पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए टीम ने पल्स डेटा को 10 मिलियन से अधिक सिमुलेशन से गुजारा। और तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। निकलने वाली तरंगें केवल एक प्रणोदन प्रणाली नहीं थीं, यह एक वाहक संकेत था, सक्रिय गति के भीतर ही समाहित एक प्रसारण। प्रत्येक पल्स डेटा ले जा रही थी अनुपातों, ज्यामितीय हार्मोनिक्स और गैर यादृच्छिक अभाज्य अनुक्रमों से बने डिजिटल फिंगरप्रिंट। शोर नहीं, संयोग नहीं, बल्कि एक जानबूझकर भेजा गया संकेत। शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि संकेत किस दिशा में निर्देशित था। पृथ्वी की ओर नहीं, हमारे उपग्रहों या दूरबीनों की ओर नहीं, बल्कि बाहर की ओर, सीधे गहरे अंतरिक्ष में एक ऐसे क्षेत्र की ओर जहां कोई जात तारे या खगोलीय पिंड नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह संकट का संकेत है। अन्य सोचते हैं कि यह एक लॉग है, डेटा की एक धारा जो अपने मूल बिंदु पर वापस रिपोर्ट कर रही है। लेकिन गुप्त चैनलों में एक और अधिक परेशान करने वाला सिद्धांत प्रचलित है। यह एक बीकन है, मदद मांगने वाला संदेश नहीं, बल्कि एक सक्रियण कोड, एक दस्तक। शून्य के उस पार किसी चीज या किसी व्यक्ति के लिए एक सांकेतिक निमंत्रण। जब सबका ध्यान आसमान पर केंद्रित था, तभी हमारे आसपास भी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। दुनिया भर में चुंबकीय विसंगति डिटेक्टर, जो आमतौर पर सौर तूफानों या भूकंपीय गतिविधि को दर्ज करने के अलावा शांत रहते थे, अचानक सक्रिय हो गए। यह कोई अराजक उछाल नहीं था, बल्कि एक साथ सक्रिय हो रहे थे। आइसलैंड से अंटार्कटिका तक, साइबेरिया से चिली तक पृथ्वी की सतह पर अत्यंत निम्न आवृत्ति के संकेत स्पंदित होने लगे। ये संकेत इतने शक्तिशाली तो नहीं थे कि कोई नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन इतने सटीक थे कि शोधकर्ताओं को चिंतित कर दिया। इनकी आवृत्ति 3 एटलस विमानों के प्रणोदन निकास में अंतर्निहित पैटर्न के समान थी। इसके बाद जो हुआ वह और भी विचित्र था। पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों के प्रवासी पैटर्न में बदलाव आया। पूरे महाद्वीपों में एक साथ विचलन देखा गया। उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोनों के GPS सिस्टम क्षण भर के लिए विफल हो गए। निचली कक्षा में मौजूद उपग्रहों को हल्की विद्युत चुंबकीय प्रतिध्वनियां मिलने लगीं, जो ऊपरी वायुमंडल से नीचे की ओर परावर्तित होती प्रतीत हो रही थीं, मानो पृथ्वी स्वयं किसी पुकार का जवाब दे रही हो, या उससे भी बदतर किसी पुराने प्रोटोकॉल को पुनः सक्रिय कर रही हो।
निजी शोधकर्ताओं के बीच फैल रहा यह सिद्धांत विवादास्पद है, लेकिन जोर पकड़ रहा है कि पृथ्वी में प्राचीन निष्क्रिय जैविक, चुंबकीय या तकनीकी प्रणालियां हो सकती हैं जिन्हें कभी पुनः सक्रिय नहीं होना चाहिए था। और 3 एटलस उपग्रहों द्वारा हमारे वायुमंडल में प्रवेश करके और इस सटीक संकेत को उत्सर्जित करके उन्होंने न केवल कक्षा में बल्कि स्वयं ग्रह में छिपी किसी चीज को सक्रिय कर दिया है। एक स्मृति, एक प्रतिक्रिया, एक तालमेल, और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। फिर जैसे ही तनाव अपने चरम पर पहुंचा, सब कुछ रुक गया। स्पंदन, उत्सर्जन, तापीय संकेत। जेम्स वेब के अगले स्कैन में 3 आंखों वाला एटलस ठंडा, स्थिर और रहस्यमय रूप से शांत दिखाई दिया। न कोई चमक, न कोई विस्फोट, न ही कोई दिशा परिवर्तन। ऐसा लग रहा था मानो वस्तु बंद हो गई हो या निष्क्रिय हो गई हो। पहले तो वैज्ञानिकों ने खुशी मनाई। शायद यह कोई खराबी थी, ईंधन की कमी या सिस्टम क्रैश। शायद अंततः इसने खुद को प्राकृतिक रूप में प्रकट कर दिया था। लेकिन इस सन्नाटे से सभी को सुकून नहीं मिला, क्योंकि वस्तु पहले से भी तेज गति से आगे बढ़ रही थी और बृहस्पति की ओर अपने अनुमानित पथ के साथ पूरी तरह से संरेखित थी। कोई विचलन नहीं, क्षय के कोई संकेत नहीं, बस शुद्ध गति। और यही बात विश्लेषकों को भयभीत कर रही थी। मशीन रुकी नहीं थी, इसने कुछ पूरा कर लिया था, एक चरण समाप्त कर लिया था या किसी दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया था। और फिर वॉयेजर प्रोब से नया डेटा प्राप्त हुआ, दोनों लगभग एक साथ। प्रत्येक यान ने गहरे अंतरिक्ष में एक संक्षिप्त एकसमान विसंगति दर्ज की, एक कम बैंडविड्थ वाला विद्युत चुंबकीय परिवर्तन जो ठीक उसी क्षण से मेल खाता था जब 3 एटलस ने अपना उत्सर्जन बंद कर दिया था। जांचकर्ताओं ने इसे एक मौन संकेत के रूप में पहचाना था, एक ऐसा संकेत जो पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के नियंत्रण से परे उपकरणों के लिए था। अब अटकलें इस बारे में नहीं हैं कि 3 एटलस बुद्धिमान है या नहीं, ये बात तो स्वीकार कर ली गई है। नया डर ये है कि इसने अभी अभी क्या सक्रिय किया है, क्या बुलाया है या क्या प्रेरित किया है। क्योंकि जब भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाली कोई मशीन शांत हो जाती है, इसलिए नहीं कि वह खराब हो गई है, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ किया है, तो हम अब अवलोकन चरण में नहीं हैं, हम प्रतिक्रिया चरण में हैं। 3 एटलस से प्राप्त अंतिम सिग्नल विस्फोट के डेटा में एक ऐसा सटीक पैटर्न छिपा हुआ था जिसे महज संयोग नहीं माना जा सकता था। यह विद्युत चुंबकीय भिन्नता का एक सुनहरा सर्पिल था, जो सर्पिल आकाशगंगाओं, डीएनए संरचनाओं और प्राचीन पृथ्वी की वास्तुकला में पाए जाने वाले अनुपात के समान था। और उस सर्पिल के भीतर शोधकर्ताओं ने प्रतिबिंबित अनुक्रम पाए जो एक स्पंदन पैटर्न की प्रतिध्वनि थे, जिसे पहली बार 8 साल पहले एक संक्षिप्त, लगभग भुला दी गई विसंगति में पहचाना गया था। ओमुआम के गुजरने के अंतिम क्षण। अचानक जो 2 अलग अलग घटनाएं लग रही थीं, 8 साल के अंतराल पर आए 2 परग्रही आगंतुक एक ही योजना के 2 चरण प्रतीत होने लगे। छोटा, तेज और शांत ओमुआ एक भूत की तरह हमारे सौर मंडल में आया और चला गया। उसकी न कोई पूंछ थी, न कोई प्रणोदन, न ही कोई ऊष्मा संकेत। लेकिन गहरे अंतरिक्ष में विलीन होने से पहले उसने एक अजीब विद्युत चुंबकीय प्रतिध्वनि छोड़ दी। अब 3 एटलस द्वारा प्रवर्धित सटीकता के साथ प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है। तभी एक सिद्धांत जो कभी अस्पष्ट श्वेत पत्रों तक ही सीमित था, खगोल भौतिकी अनुसंधान के उच्चतम स्तर पर पुनर्जीवित हुआ। ताला और चाबी की परिकल्पना। इस मॉडल में ओमुआमुआ का उद्देश्य न तो संचार करना था और न ही बारीकी से अवलोकन करना। यह मात्र ताला था, एक निष्क्रिय वस्तु जिसमें सुप्त निर्देश समाहित थे, जो संभवतः हमारे सौर मंडल के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अंतर्निहित थे। और 3 एटलस वह चाबी है, सक्रियक है, दूसरा चरण है। एक ऐसा यान जो न केवल टोही करने में सक्षम है, बल्कि अंतःक्रिया करने में भी एक ऐसे प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने में सक्षम है जो शायद हजारों वर्षों से शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और अब वह चाबी घूम चुकी है। प्रणोदन बंद होने के बाद जेम्स वेब की टीम ने कुछ और भी विचित्र देखा। पृष्ठभूमि के तारों से आने वाला प्रकाश, जो दूर स्थित प्राचीन और लंबे समय से सूचीबद्ध थे, 3 एटलस के चारों ओर असामान्य रूप से मुड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि इसके द्रव्यमान द्वारा अवरुद्ध हो रहा हो, बल्कि ऐसा विकृत हो रहा था मानो अंतरिक्ष ही इसके चारों ओर मुड़ रहा हो। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव, हाँ, लेकिन इसे सही ठहराने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं था। वस्तु इतनी विशाल नहीं है कि अंतरिक्ष समय को इस तरह से मोड़ सके, जब तक कि कोई और कारण न हो। वेब के उपकरणों ने फोटॉन के आगमन समय में सूक्ष्म उतार चढ़ाव का पता लगाना शुरू कर दिया।
प्रकाश अपने निर्धारित समय से कुछ माइक्रोसेकंड पहले ही प्रकट हो रहा था, मानो समय में ही किसी हलचल के कारण आगे की ओर खींचा जा रहा हो। यह केवल गुरुत्वाकर्षण विरूपण नहीं था, यह एक प्रकार का लौकिक विरूपण था। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी इस तरह के प्रभाव का वर्णन केवल वर्महोल विलक्षण पदार्थ या क्वांटम क्षेत्र संपीड़न से जुड़े मॉडलों में ही करते हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि यह लेंसिंग स्थिर नहीं थी, यह बदलती, गतिमान और प्रतिक्रिया करती रही। जब भी पृथ्वी से जानबूझकर या अनजाने में कोई संकेत वस्तु की ओर प्रसारित होता, विरूपण के पैटर्न बदल जाते थे। ऐसा लग रहा था मानो 3 एटलस के चारों ओर अंतरिक्ष समय का ताना बाना जीवित हो, अनुकूलनशील, प्रतिक्रियाशील, और फिर वह सिद्धांत सामने आया जिसे कोई भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहता था। 3 एटलस पारंपरिक अर्थों में एक अंतरिक्ष यान नहीं हो सकता। यह एक गतिशील विलक्षणता हो सकती है, एक ऐसी मशीन जिसे अंतरिक्ष समय को उसी सहजता से नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है जैसे हम प्रकाश को नियंत्रित करते हैं, एक पोत नहीं बल्कि एक द्वार। यदि यह एक द्वार है तो हमें गंतव्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता तो उस द्वार के दूसरी ओर क्या है इसकी है। प्रणोदन बंद होने के बावजूद 3 एटलस मिसाइलों से निकलने वाले अवरक्त संकेत धुंधले निम्न तापमान पैटर्न उत्सर्जित करते रहे जो पृष्ठभूमि विकिरण से मुश्किल से ही ऊपर थे, लेकिन उनकी संरचना ऐसी थी जो किसी भी प्राकृतिक वस्तु में नहीं पाई जाती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उन्नत स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने उत्सर्जन परतों का विश्लेषण किया और आणविक पैटर्नों का एक क्रम खोजा जो यादृच्छिक नहीं थे बल्कि कार्बन जाली संरचनाओं से मिलते जुलते पुनरावर्ती पैटर्न थे। ठीक वही संरचनाएं जो उन्नत कार्बनिक अणुओं और कृत्रिम डीएनए संरचनाओं में पाई जाती हैं। शुरू में डेटा शोर जैसा लग रहा था, लेकिन जब इसे प्रोटीन फोल्डिंग मॉडल के साथ मिलाया गया तो कुछ उभर कर सामने आया। एक आणविक भाषा, शाब्दिक शब्द नहीं बल्कि ज्यामिति, ऐसे अनुक्रम जो बेस पेयर फोल्डिंग सिग्नेचर एनकोडिंग रूटीन से मिलते जुलते थे। ऐसा लग रहा था मानो वह चमक सिर्फ गर्मी का उप उत्पाद नहीं बल्कि जैव रासायनिक जानकारी का संचार, एक आनुवंशिक हस्ताक्षर, एक कोड हो। इसके निहितार्थ चौंकाने वाले थे। अगर यह वस्तु जीवन के मूलभूत तत्वों को अपने साथ ले जा रही थी जो परिष्कृत, व्यवस्थित और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पहुंचाए गए थे, तो शायद यह कोई प्रोब ही न हो, ये एक बीज हो सकता है, एक ऐसा देवदार का पेड़ जिसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरित करने, भूनिर्माण करने, संक्रमित करने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया हो। आक्रामक तरीके से नहीं बल्कि शांत और व्यवस्थित तरीके से। एक ऐसा पेड़ जो अनुमति नहीं मांगता, एक ऐसा पेड़ जो देखता है, प्रतीक्षा करता है और फिर खुद को उस जगह बो देता है जहां मिट्टी तैयार होती है। और क्या होगा अगर पृथ्वी अपनी सारी अराजकता और विकास के साथ एक आदर्श बगीचा बन जाए? अब तक की अंतिम घटना अंतरिक्ष में नहीं घटी, यह चंद्रमा पर कहीं अधिक निकट घटी। वेब द्वारा प्रणोदन के निलंबन का पता लगाने और पृथ्वी के गहरे क्षेत्र के सेंसरों द्वारा आयन मंडल में अजीब समकालिकताओं को पकड़ने के कुछ ही दिनों बाद एक निजी उपग्रह समूह ने गैर रेडियो ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट पकड़ा जो पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि चंद्रमा की सतह पर एक विशिष्ट बिंदु की ओर निर्देशित था। निर्देशांक चौंकाने वाले थे। एक मैस्कॉन, चंद्रमा का एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सतह के नीचे द्रव्यमान की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता है, जो एक प्राचीन क्रेटर के नीचे स्थित है जिसने लंबे समय से भूवैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। दशकों से इस विसंगति को चंद्रमा पर प्रारंभिक उल्कापिंडों के टकराने के इतिहास का अवशेष माना जाता रहा था, लेकिन अब सेंसरों ने तापमान में अचानक वृद्धि, एक तापीय संकेत और फिर कंपन का पता लगाया है। पिछले मिशनों द्वारा चंद्रमा पर स्थापित किए गए भूकंप मापी यंत्र जो लंबे समय से निष्क्रिय थे, अचानक सक्रिय हो गए। उन्होंने अपना डेटा दर्ज किया, हर 11 सेकंड में एक लयबद्ध स्पंदन जिसकी आवृत्ति कुछ ही दिन पहले 3 एटलस से निकलने वाले द्वितीयक उत्सर्जन के समान थी। अचानक यह विचार कि 3 एटलस केवल पृथ्वी का अवलोकन कर रहा था, भोलापन लगने लगा। यह चंद्रमा या उसके नीचे किसी चीज से संवाद कर रहा था। यह विचार कि वह वस्तु केवल हमारा सर्वेक्षण नहीं कर रही थी बल्कि प्रणालीगत संरचनाओं के भीतर समन्वय कर रही थी, अटकलों को पूर्ण भय में बदल दिया। क्या चंद्रमा पर कुछ दबा हुआ था, कुछ पीछे छूट गया था, या कुछ उस संकेत का इंतजार कर रहा था जिसे हमने अभी देखा? क्योंकि अगर 3 एटलस ने हमारे सौर मंडल के भीतर नोड्स को सक्रिय करना शुरू कर दिया है तो यह सिर्फ पहला संपर्क नहीं है, यह एक उलटी गिनती है। दशकों तक हम मानते रहे कि अलौकिक जीवन की खोज एक स्पष्ट गणितीय संकेत से शुरू होगी जो हमारे लिए ही होगा, एक अभिवादन, एक चेतावनी, एक निमंत्रण।
लेकिन शायद यह योजना कभी थी ही नहीं। शायद पहला सच्चा संपर्क किसी संदेश के रूप में नहीं बल्कि एक पैंतरेबाजी के रूप में होगा, किसी दूरबीन के कोने में फंसी हुई प्रणोदन की चिंगारी के रूप में, या एक ऐसी रोशनी के रूप में जो असामान्य ढंग से चमकती है, एक ऐसे पैटर्न के रूप में जो शब्दों में नहीं बल्कि इरादे को व्यक्त करता है। तीसरा, एटलस एक आगंतुक की तरह नहीं आया। यह अध्ययन के लिए धीमा नहीं हुआ, इसने हमारी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। यह तेजी से आया, एक असंभव मार्ग पर चला, अपनी गति से एक संकेत उत्सर्जित किया और फिर शांत हो गया। टूटा नहीं, गायब नहीं हुआ, बस प्रतीक्षा कर रहा था। किसी ऐसी चीज को पूरा करने के बाद प्रतीक्षा कर रहा था जिसे हम समझ नहीं पाते, किसी ऐसी चीज को जगाने के बाद जिसे हम शायद देख भी ना सकें, किसी ऐसी चीज को सक्रिय करने के बाद जिसे हम कभी यहां होने के लिए भूल ही गए थे। और शायद यही असली बात है, क्योंकि क्या पता वह उत्सर्जन प्रणोदन के लिए न हो, क्या पता उसका उद्देश्य वस्तु को दिशा देना न हो, बल्कि हमें संकेत देना हो। क्या पता प्रक्षेप पथ से लेकर चंद्र संकेत तक सब कुछ एक ऐसी योजना का हिस्सा हो जो हमारी समझ से इतनी परे हो कि हम उसे एक संदेश के रूप में भी पहचान न सकें, क्योंकि शायद हम इसके लक्षित प्राप्तकर्ता नहीं हैं। शायद ये पूरी घटना हमारे लिए नहीं थी, बल्कि हमारे सौरमंडल की गहराई में दबी किसी चीज के लिए थी। कोई पुरानी चीज, कोई शांत चीज जिसे आंखें खोलने से पहले बस एक बार उस आवृत्ति को सुनने की जरूरत थी। और यही सबसे डरावना विचार है कि 3i एटलस हमारा पहला संपर्क नहीं था, ये उनका पहला आदेश था। तो अब हम खुद से पूछते हैं, आगे क्या जागेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सुर्खियों से परे, विज्ञान से परे अज्ञात की गहराई में जाते हैं। नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि 3 एटलस शायद अकेला ना हो और शायद हम भी अकेले ना हों। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अब भी मानता है कि अंतरिक्ष खाली है, और हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि 3 एटलस हमें खोजने आया था या किसी और चीज को जगाने? क्योंकि कभी कभी तारों के बीच की खामोशी जवाब से पहले की सांस होती है।